वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। मैं श्वेता दासरी, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ। आज हम हमारा 5वां पाठ जहाँ चाह वहाँ रहा यह सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सुई और धागे से किया हुआ काम। यानी कि देखिए, आपने अपने घर में अपनी नानी को, दादी को या फिर अपनी माँ को ऐसा काम करते हुए देखा होगा। इसे टाकों का काम कहा जाता है, यानी कि काशीदाकारी। देखिए यहाँ पे सुई और धागे से यह काम किया गया है। यह बहुत ही मुश्किल काम है। यह हाथ से करना ही इतना मुश्किल होता है, तो सोचिए आज हम जिस लड़की की कहानी यहाँ पे देखने वाले हैं, उस लड़की ने यह काम पैरों से किस प्रकार किया होगा। तो आज हम देखने वाले हैं ईला सचानी नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी। लेकिन उससे पहले हम ईला सचानी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ईला सचानी, यह जो लड़की है वह एक विकलांग लड़की है। यानी कि देखिए, ईला सचानी एक किसान की बेटी है। ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनके हाथ काम नहीं करते क्योंकि वह विकलांग है। हाथों से वह कुछ भी नहीं कर पाती, इसलिए वह सारा काम अपने पैरों से करती है। वह अपने बाल भी अपने पैरों से बनाती है। ईला फल, सब्जी काटने जैसे तमाम काम अपने पैरों से ही करती है। देखिए यहाँ पे आपको ईला सचानी का चित्र दिख रहा है। तो ईला सचानी जो है यह एक गरीब किसान की बेटी है जो गुजरात के सूरत जिले में रहती है। वह विकलांग होने की वजह से हाथों से कुछ भी काम नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ पे वह अपनी हिम्मत नहीं हारती। जो काम हम सब हाथों से करते हैं, ईला ने वह काम अपने पैरों से करना सीखा और वो अपना सारा काम पैरों से करती है। वह यहाँ तक कि अपने बाल भी अपने पैरों से बनाती है। सोचिए कितनी मुश्किल बात होगी कि पैरों से बाल बनाना। यहाँ इतना ही नहीं, वह बाकी के भी काम सब अपने पैरों से करती है। जो सब काम हम हाथ से करते हैं वह ईला हाथ काम न करने की वजह से अपने पैरों से करती है और उसमें वह जिद से सब पैरों से करना सीख लिया। तो चलिए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां पाठ जहाँ चाह वहाँ राह। देखिए बच्चों, यदि हम ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना है तो हमें अपने आप रास्ता मिलता जाता है। उसके लिए हमें कोशिश भी करनी होती है। यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमें किस प्रकार से मार्ग मिलेगा। तो यहाँ पे इस कहानी में हमें यही सीख दी गई है कि यदि हम कुछ ठान लेते हैं तो हम वह जिद से उसे हमें पूरा करना चाहिए। यदि हम प्रयास करेंगे तो हमें अपने आप सारे रास्ते खुले मिलेंगे। तो इस प्रकार ही ईला ने किस प्रकार प्रयास करके अपना नाम रोशन किया, यह हम इस पाठ में देखेंगे। मलमल धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। देखिए, ईला ने अपने पैरों से कढ़ाई का काम करना सीखा। यह कढ़ाई का काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसे बहुत ही सराव की जरूरत होती है और यह सीखने में दिक्कत भी बहुत आती है। यह हाथ से सीखना ही इतना मुश्किल होता है, लेकिन ईला ने यह अपने पैरों से करना सीखा। अपने दोनों पैरों के अंगूठों का इस्तेमाल करते हुए उसने सुई धागे पिरोकर यह
टाकों का काम सीखा और उसने एक नहीं कई तरह के टाके डालना सीखा। तो देखिए उसने किस प्रकार यहाँ पे एक कपड़े के ऊपर यह कढ़ाई का काम किया है, यह हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे इस चित्र में आपको दिखाई दिया है, देखो कि सुई और धागे की सहायता से किस प्रकार से कढ़ाई का काम किया गया है, किस प्रकार से पत्तों पर कढ़ाई करके वह डिजाइन यहाँ पे बनाई गई है और साड़ी के पल्लू के ऊपर भरवा टाका डाला गया है। यहाँ पे उल्लेख हुआ है कि ईला ने भरवा टाके सीखे और उसने पल्लू पर अपना कमाल दिखाया है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि पल्लू के ऊपर किस प्रकार से टाकों का प्रयोग किया गया है, इससे किस प्रकार से अच्छी डिजाइन वहां पे हमें दिख रही है। आगे का पाठ्यांश देखेंगे। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बिठोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अयो रे। देखिए ईला जो है वह 26 साल की है, वह गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका जो बचपन है वह उसके नाना के गांव में राजाकोट में बीता है। उनके वहां पे सांझ होते ही सारे बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। कुछ बच्चे मिट्टी के ऊपर आड़ी तिरछी लकीरें निकालते हैं तो कुछ बच्चे कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते हैं। देखिए ये है कनेर का फूल और ये कनेर के पत्ते। तो इन पत्तों का प्रयोग करते हुए बच्चे पिटपिटी यानी पिपानी बजाते हैं। तो कुछ बच्चे जो है वह गिट्टे खेलते हैं, यानी कि गिट्टे यानी कि एक ही प्रकार के 5 पत्थर इकट्ठा करके उनके साथ गिट्टे यह खेल खेला जाता है। हालांकि आजकल के बच्चों को यह खेल मालूम नहीं होगा। उसके बाद बच्चे और क्या करते हैं, तो जो टूटे फूटे घड़े होते हैं उनको इकट्ठा करके पिट्ठू खेलते हैं। पिट्ठू यानी कि एक प्रकार से हम जो लिगोरी खेलते हैं उसी प्रकार से जो टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे यानी कि उनके जो घड़े टूटने के बाद उसके जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को एक के ऊपर एक रच कर फिर उसको किसी भी बॉल से मार के जिस प्रकार लिगोरी यह खेल खेला जाता है उसी प्रकार पिट्ठू यह खेल खेलते हैं। तो इसके बाद बच्चे जो है वह झूला झूलते हैं, बड़े बड़े पेड़ों पर झूला डालकर झूलते हैं और गाना गाते हैं। किसका? सावन आने का गाना गाते हैं। तो देखिए यह सब देखकर ईला के मन में भी खेलने की इच्छा जागृत होती होगी ना। हाँ, ईला को भी खेलने का मन करता है। ईला गाने में तो उनका साथ देती है पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती है मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। देखिए बच्चों कि ईला को भी बच्चों के साथ खेलने का मन करता है, लेकिन वह अपनी यह इच्छा सिर्फ गाना गाकर ही पूरी करती है। कभी कभी वो बच्चों के साथ दौड़ती भी है, लेकिन बच्चे जो खेल खेलते हैं पकड़म पकड़ाई या विष अमृत, तो इस खेल में बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे को आउट करने के लिए धप्पा ऐसा एक दूसरे को मारते हैं।
लेकिन ईला इनके साथ दौड़ती है, मगर जब धप्पा करने की बारी आती है तब वह ईला से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ईला के हाथ ही नहीं उठेंगे तो वो धप्पा कहाँ से देगी, यानी कि ईला के हाथ ही काम नहीं करते तो वो किस प्रकार दूसरों को धप्पा करेगी। और ईला बहुत जिद्दी लड़की है, वह बहुत कोशिश करती है हाथों से कुछ करे, लेकिन उसके हाथों ने ठान ली थी कि वो ईला की बात नहीं मानेंगे। इसलिए ईला ने इस जिद को एक चुनौती की तरह माना, यानी कि यदि हाथ उसका कहना नहीं मानते तो ईला भी चुप नहीं बैठी। ईला ने उसे एक जिद, एक चुनौती की तरह लिया और उसमें भी एक मार्ग निकाला। क्या किया? तो ईला ने जो सब काम ईला को हाथ से करने हैं, ईला ने वह पैरों से करने की ठान ली। तो देखिए, उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। तो देखिए बच्चों, ईला ने क्या ठाना? ईला ने यह ठान लिया कि जो सब काम बाकी लोग अपने हाथों से करते हैं, लेकिन मेरे हाथों से मैं वह कर नहीं पाती, तो वह सब काम मैं अपने पैरों से करूंगी। और उसने पैरों से वह काम करना सीख लिया और धीरे धीरे उसने सारे काम सीख लिए। जैसे कि देखिए, दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना यानी कि फर्श साफ करना, कपड़े धोना, तरकारी काटना यानी कि सब्जियां काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना, यानी कि यहाँ तक कि उसने अपने दोनों अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए दोनों अंगूठे के बीचों बीच पेंसिल पेन पकड़कर लिखना भी सीख लिया था। और इस वजह से, यानी कि जब ईला ने इतना सब सीख लिया तब उसके मन में पढ़ने की लालसा जागृत हुई और इसीलिए उसने स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में ईला को बहुत दिक्कत हुई क्योंकि ईला विकलांग थी, लिख नहीं पाती थी, इसलिए उसको स्कूल में दाखिला लेने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। जब ईला ने इतना सब पैरों से करना सीखा था तो वह अब आगे किसी और मुश्किल से पीछे हट जाने वाली लड़की बिल्कुल नहीं थी। वह हर समस्या के ऊपर उसका समाधान निकालते हुए आगे बढ़ रही थी। कहीं कुछ कामों में उसको दिक्कत होती थी, कहीं कुछ काम वह धीरे धीरे करती थी, लेकिन कुछ काम वह इतनी फुर्ती से करती थी कि सामने वाला देखकर दंग रह जाता कि इस लड़की के हाथ काम नहीं करते, फिर भी यह लड़की इतनी फुर्ती से काम करती है। इस प्रकार ईला अपना हुनर दिखाती थी। ईला ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। देखिए, ईला जो है उसे सीखने की बहुत लालसा थी, इसलिए उसने स्कूल में दाखिला लिया था। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन वह 10वीं कक्षा की परीक्षा पास नहीं कर पाई क्योंकि उसकी लिखने की गति की वजह से
और ईला को इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि उसे एक व्यक्ति की सहायता मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम करेगा और उसे अतिरिक्त समय भी मिलता है। तो ईला को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसके लिए वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। तो इस चीज के बारे में अगर ईला को पहले से जानकारी होती थी तो ईला 10वीं की परीक्षा जरूर पास कर पाती थी। लेकिन यहां पर भी ईला हार नहीं मानती है, क्योंकि ईला ऐसा सोचती है कि यहां आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। यानी कि देखिए बच्चों, ईला कितनी समझदार लड़की है, वह किसी भी स्थिति में बिल्कुल हार नहीं मानती। ईला यह सोचती है कि यदि मैं 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई तो क्या हुआ, इससे भी मैं आगे बढ़ सकती हूं। और उसने कुछ और करने की ठान ली। देखिए अभी ईला ने क्या ठान ली है, ईला क्या करने वाली है। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने काशीदाकारी करने की ठान ली। यहां भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। देखिए बच्चों, ईला जो है वह बहुत ही होशियार समझदार लड़की है। जहां पर वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाती है, वहां पर वह यह ठान लेती है कि वह परीक्षा पास नहीं कर पाई तो क्या हुआ, आगे वह जरूर कुछ ऐसा करेंगी जिससे उसका नाम उज्जवल होगा। और वह क्या करती है, तो ईला की जो माँ है और दादी है वह काशीदाकारी का काम करती थी, यानी कि कपड़े के ऊपर कढ़ाई करना। सुई, रेशम का धागा सुई में पिरोकर कपड़े के ऊपर डिजाइन बनाने को काशीदाकारी कहा जाता है, यानी कि कढ़ाई का काम। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ कढ़ाई के काम के नमूने दिख रहे हैं। इसमें आपको 3 प्रकार के कढ़ाई के काम दिख रहे हैं। तो यह कपड़े के ऊपर बनाकर डिजाइन बनाई जाती है। साड़ी के ऊपर, बेडशीट के ऊपर, किसी भी कपड़े के ऊपर यह डिजाइन बनाई जा सकती है। तो ईला ने अपनी माँ और दादी को यह काम करते हुए देखा था और यह देखते देखते उसने मन में ठान ली कि वह यह काम सीखेगी और करेगी, और उसने यह काम सीख भी लिया। और यह बात ध्यान देने की है कि बाकी सब यह काम अपने हाथों से करते थे, लेकिन ईला जो है, ईला ने यह काम अपने पैरों से करना सीखा। दोनों अंगूठों का सहारा लेकर उसने सुई थामकर उसमें रेशम पिरोना सीखा। यह हाथ से भी सीखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ईला ने पैरों से यह करना सीखा। तो ईला को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी ईला ने हार नहीं मानी। ईला ने पूरी तरह से काशीदाकारी करना सीख लिया। तो यह देखकर यह कहावत जरूर सच कहलाती है कि जहां चाह वहां राह। यदि हमारे मन में कोई चीज करने का जज्बा है तो हम उसे जरूर पूरा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार कहा गया है जहां चाह वहां राह, यानी कि यदि हमारे मन में किसी चीज को पाने की चाह है तो उसको पाने के लिए या उसे पूरा करने के लिए हमें अपने आप राह मिलती जाती है। ईला ने जो है वह कुदरत को भी झुठला दिया, यानी कि एक विकलांग व्यक्ति काशीदाकारी का या कढ़ाई का काम सीखना बहुत मुश्किल बात होती है। यह बात को ईला ने झुठला दिया और सीख लिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी काशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी।
किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। यानी देखिए ईला जो है वह 15-16 साल की होते होते काठियावाड़ी काशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। यानी उसने पूरी तरह से वह काठियावाड़ी काशीदाकारी का काम सीख लिया था। उसके बाद किस वस्त्र पर कौन सी डिजाइन या किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन कौन से रंग उस पर खिल उठेंगे या कौन से नमूने को कौन सा रंग खिल उठेगा, कौन से टाके लगेंगे, किस डिजाइन के लिए कौन सा टाका उपयोग में लाना है, यह सब में ईला इतनी माहिर हो चुकी थी कि अब उसका हाथ कोई भी थामने वाला नहीं था, ना ही कोई उसे रोक पाने वाला था, क्योंकि ईला ने इस चीज का इतनी बारीकाई से इसको सीखा था कि अभी उसे पूरी तरह से इस बात का ज्ञान हो चुका था कि कौन से टाकों के लिए उसे किस प्रकार की डिजाइन बनानी है या कौन से रंगों के धागे इस्तेमाल करने हैं, कौन से कपड़े के ऊपर कौन सा डिजाइन अच्छा लगेगा, यह सब वह पूरी तरह से जान चुकी थी और वह उसमें माहिर हो चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। यानी कि ईला अब इसमें इतनी माहिर हो चुकी थी कि ईला ने जो कपड़े के ऊपर काशीदाकारी का काम किया था उसकी अब प्रदर्शनी भी लगने लगी थी। यानी कि उसके कामों की इतनी तारीफ हो चुकी थी, वह इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि उसको सब लोग जानने लगे थे, पूरा गुजरात उसको जानने लगा था और उसने जो काम किया था कपड़े के ऊपर उसकी प्रदर्शनी लगाने लगे थे। और उसने जो काम किया था तो उसमें काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी मिल रही थी। यानी लखनऊ और बंगाल में भी जिस प्रकार का यह कढ़ाई का काम किया जाता है वह भी इस ईला ने जो काम किया था कढ़ाई का उसमें उसकी झलक भी दिखने लगी थी। यानी कि ईला ने सिर्फ गुजरात में जिस प्रकार के टाकों का इस्तेमाल होता है वही नहीं सीखा, बल्कि दूसरे राज्यों में भी जिस प्रकार से कढ़ाई की जाती है या जो कढ़ाई प्रसिद्ध है उसका इस्तेमाल उसने अपनी इस कला में किया था। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। यानी कि ईला ने सिर्फ सूरत में काठियावाड़ी टाकों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ईला ने ना कि सिर्फ काठियावाड़ी टाकों को सीखा, उसके साथ साथ उसने और कई टाकों को भी पिरोना सीखा और उससे उसने नए नए डिजाइन बनाए। जैसे कि देखिए पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यह जो चित्र है इसमें जो पहला है वह चिकनकारी पत्तियों को इसमें देखिए चिकनकारी से सजाया गया है। यानी कि यहाँ पे चिकनकारी का जो टाका है या फिर चिकनकारी का जो काम है कढ़ाई का वह यहाँ पे देखने को मिलेगा। डंडियों को कांथा से उभारा था। उसके बाद जो बीच वाला है बीच वाला चित्र है उसमें कांथा यह भी एक कढ़ाई का प्रकार है, वह यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरा जो है यहाँ पे पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसौटी और जंजीर से उठा रखा था। यानी कि ज्यामितीय आकृतियों को कसौटी और जंजीर, यह कसौटी और जंजीर यह जो है यह भी एक टाकों का प्रकार है, जहाँ पे पशु पक्षियों के चित्रों को डिजाइन में लाने के लिए यह टाका इस्तेमाल किया जाता है। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। यानी कि पारंपरिक पद्धति से जो करते थे काशीदाकारी, उसमें ईला ने उसका पुरानी जो पारंपरिक काशीदाकारी है उसके साथ साथ उसने अपने जो
उसने जो नई चीज खोजी थी, नए डिजाइन्स, नए टाके, वह उसने उसमें इस्तेमाल करके एक काशीदाकारी का अलग ही नमूना पेश किया था, जिससे सब लोगों में ईला इतनी प्रसिद्ध हो चुकी थी कि लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। यानी कि देखिए, ईला जो है अब वह इस काशीदाकारी के काम में इतनी माहिर हो चुकी है कि अब वह दूसरों को काम देने लगी है। अब वह पीछे मुड़ के भी नहीं देखती और ना अब वह रुकने वाली है, क्योंकि उसके पांव जो है वह आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब उसमें इतना आत्मविश्वास निर्माण हो गया है कि उसे यह चीज मालूम हो गई है कि यदि वह कुछ ठान लेगी तो वह उसे जरूर पूरा करेगी, और इसके लिए ईला जी जान से मेहनत कर रही है और आगे भी करेगी। तो यहाँ पे इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि यदि एक विकलांग लड़की यानी कि ईला यह काशीदाकारी का इतना मुश्किल काम अपने पैरों से कर सकती है और अपना नाम इतना रोशन कर सकती है, खुद के बलबूते पर यदि वह इतनी प्रसिद्ध हो सकती है, इतना आगे जा सकती है, तो यदि कोई भी व्यक्ति कुछ ठान ले मन में करने की, तब वह भी जरूर सफल हो सकता है। आप भी बच्चों यदि कुछ चीज ठान लेते हैं तो पूरी जी जान से कोशिश करते रहिए, मेहनत कीजिए, आपको भी सफलता जरूर प्राप्त होगी। जिस प्रकार ईला ने अपनी विकलांगता को पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने की राह चुनी है, उसी तरह हमें भी हमारे अंदर जो न्यूनता है यानी कि जो कमी है उसे पीछे छोड़ते हुए हमें भी सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमें ईला से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए, ईला से यह बात सीखनी चाहिए कि जहां चाह है वहां राह जरूर मिलेगी। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? मुझे तो यह पाठ बहुत पसंद आया। तो इस प्रकार से आज हमारा 5वां पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। तो घर पे फिर से एक बार पाठ पढ़िए, यदि आपको कुछ दिक्कत है तो उसे रेखांकित करके रखिए। धन्यवाद।